हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीव। माय नेम इज कार्तिक और आप लोगों के लिए आज फिर से जनरल अवेयरनेस का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे पीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस की। जो आज लेके आए हैं वो है पीजीटी कॉमर्स मेल, जो कि 28 तारीख को हुआ था। इसमें पूछे गए 20 जीके के क्वेश्चन, उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सिर्फ आपको दिखाऊंगा नहीं कि और बताऊंगा नहीं कि क्या करेक्ट है, आपको उसके पीछे का तर्क और उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा कि सारी चीज़ें देखेंगे और उनके साथ जुड़ी हुई जितने ऑप्शंस हैं उनकी भी चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आगे आने वाले एग्जाम्स में कोई भी एक क्वेश्चन रिपीट होता है तो हमें पता हो, या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई भी और क्वेश्चन आता है तो हमें पता हो। तो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी हमारे साथी टीजीटी या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन 25 दिन 25 टेस्ट, जो कि कल से शुरू हो गया है। आज दो टेस्ट हो चुके हैं, 2 टेस्ट वेबसाइट पे डल भी चुके हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हैं, जिसमें 5 सेक्शन होंगे: हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ्स। उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे, बाइलिंगुअल रहेंगे। 30 से लेकर 35 मिनट मिलेंगे आप लोगों को, 50 क्वेश्चन और सिलेक्शन पक्का विद प्लस माइनस। तो पार्ट ए की तैयारी करने वाले टीजीटी पीजीटी की जितने भी पेपर आने वाले हैं, टीजीटी कंप्यूटर साइंस हो या फिर पीजीटी के जितने भी पेपर आने वाले हैं, या फिर हमारा फिजिकल एजुकेशन का हो, तो उनके लिए पार्ट ए की प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट के लिए 50 क्वेश्चन का है, शॉर्ट कर दिया 100 से। 35 मिनट मिलेंगे, पूरी प्रैक्टिस चलेगी 25 दिन, 25 टेस्ट, और ये टेस्ट होंगे plusminusedu.com पर। इससे जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब चलेंगे सीधा हम अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के तानसेन कौन थे? वो थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। बड़े गुलाम अली खान को 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता था। इनके काम मुगले आजम, जो मूवी थी मुगल ए आजम, उसमें इन्होंने जो काम करा था, अपना जो गीतकार थे, ये उनका गीत जो मुगले आजम में यूज हुआ था, उसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी, उसके नाम से फेमस हुए थे। अब बात करेंगे बाकी ऑप्शंस की। पंडित रविशंकर, ये मतलब इंडियन क्लासिकल सिंगर है। ठीक है, पंडित रविशंकर कौन है? इंडियन क्लासिकल सिंगर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडियन क्लासिकल सिंगर इनमें से कौन है, तो उनमें आज नाम आ जाएगा पंडित रविशंकर का। और पंडित जसराज जी भी, पंडित जसराज जी, पंडित रविशंकर जी, दोनों ही इंडियन क्लासिकल सिंगर है, इंडियन क्लासिकल सिंगर है। ठीक है, और उस्ताद जाकिर हुसैन किससे एसोसिएटेड है? ये है तबला प्लेयर है, तबला वादक है। बट तानसेन किसे कहा गया है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को। ऑप्शन नंबर सेकंड, तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स वाज अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1946। आपको पता है भारत का संविधान बनने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उसमें 1946 में। तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? जस्टिस BN राव। ठीक है, BN राव जी को यहाँ पे 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में, संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करा गया था। ठीक है, यहाँ पे चेयरपर्सन कौन थे? BR अम्बेडकर थे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। What was ancient name of Elephanta Island where Elephanta caves are located? आपको पता है कि एलिफेंटा केव्स जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। महाराष्ट्र में कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि एलिफेंटा केव्स कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो एलिफेंटा केव्स है वो एलिफेंटा पहले नाम नहीं था। वहां पे जो हमारा कोल्ड एलिफेंट यानी कि स्टोन एलिफेंट, जिसकी जो स्ट्रक्चर पाया गया था एलिफेंट की वजह से, तो वहां पे एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर था, उसने यहाँ पे नाम रखा गया था उस जगह का, उस आइलैंड का। क्या नाम रखा गया था? एलिफेंटा आइलैंड, और जहां पे ये एलिफेंटा केव्स हैं। बट उससे पहले क्या नाम था? घरापुरी। क्या नाम था? घरापुरी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या नाम था वहां पे? घरापुरी। ऑप्शन नंबर 3 16th सेंचुरी में ये नाम रखा गया था, 16वीं सदी में ये नाम रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। विच प्लेयर रिसीव द अवार्ड ऑफ मैन ऑफ द सीरीज इन हिस्टोरिक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर दैट रिसेंटली कंक्लूडेड इन ऑस्ट्रेलिया 2021। आप लोगों को पता है कि भाई इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके 2-1 से टेस्ट मैच की जो सीरीज हराई थी, वो एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच सीरीज थी। और वो टेस्ट मैच सीरीज होती है बॉर्डर गावस्कर। बॉर्डर जो एलन बॉर्डर वहाँ के जो क्रिकेटर थे उनके नाम पर, और यहाँ पे इंडिया के सुनील गावस्कर, इन जो दिग्गज थे दोनों ही देशों के, उनके नाम पे सीरीज रखी जाती है। और इंडिया ने ये 2021 की सीरीज 2-1 से जीती थी। इसके
मैन ऑफ द सीरीज कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। हाँ, इंडिया ने जीती जरूर थी, पर ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट ली थी पूरी सीरीज में, वो मैन ऑफ द सीरीज थे। आखिरी मैच के मैन ऑफ द मैच कौन थे? जो ब्रिस्बेन में खेला गया था गाबा में, वो था ऋषभ पंत, इंडियन विकेट कीपर। इनसे जुड़ी हुई एक और बात जो है, फास्टेस्ट 1000 रन बाय इंडियन विकेट कीपर, इंडियन विकेट कीपर द्वारा फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाले ऋषभ पंत बन गए हैं। उससे पहले एम एस धोनी थे। ठीक है, तो ऋषभ पंत यहाँ पे फास्टेस्ट विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने 1000 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच थे ये आखिरी मैच के, और पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पैट कमिंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईयर 1897। आपको पता है कि एटम को भी ब्रेक करके, सबसे जो छोटी यूनिट मानी जाती थी उसको भी ब्रेक करा जा सकता था, ये बाद में पता चला था। और उसमें 3 चीजें पाई गई थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और 1897 में जे थॉमसन ने 1897 में जे थॉमसन ने इसे डिस्कवर करा था। तो थॉमसन जो एटॉमिक मॉडल भी आगे जाके इन्होंने बताया, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बताए थे इन्होंने, जे थॉमसन ने। और अगर बात करें बाकी के 2 बचे हुए न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की, तो न्यूट्रॉन जो कि हमारा नो चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी जेम्स चैडविक द्वारा। और ये करी गई थी 1932 में, 1932 में जेम्स चैडविक ने करी थी। और अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन की जो डिस्कवरी करी थी वो ई गोल्डस्टीन ने करी थी, और ये करी थी 1886 में। प्रोटॉन क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। 1886 में सबसे पहले प्रोटॉन की खोज हुई, उसके बाद 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने 1932 में बताए कि न्यूट्रॉन एक, यानी कि ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, एक एंटिटी, एक पार्टिकल होता है एटम में, वो भी इस्टेब्लिश है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ साथ। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका है। आप लोगों को पता है कि एशिया फर्स्ट है, यानी कि बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। अफ्रीका क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट, साउथ अमेरिका फोर्थ लार्जेस्ट, फिफ्थ क्या है हमारा? फिफ्थ लार्जेस्ट हमारा है एंटार्क्टिका। फिफ्थ लार्जेस्ट क्या है? एंटार्क्टिका। सिक्स्थ क्या है? यूरोप। और सेवंथ है ऑस्ट्रेलिया। सेवंथ क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 हमारे जो क्या है महाद्वीप है, उनकी जो रैंकिंग है साइज के वाइज, किसके हिसाब से? साइज के हिसाब से। लार्जेस्ट किसके हिसाब से? साइज के हिसाब से। तो ये रैंकिंग मैंने आपको बता दी है, सारी 7 की रैंकिंग आपको पता चल गई होगी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। व्हाट इज लैंग्वेज यूज्ड टू राइट ओल्डेस्ट इंडियन लीगल टेक्स्ट कॉल्ड मनुस्मृति। जो मनुस्मृति है, जो कहा जाता है कि भाई जो हिंदू, अगर बात करें हिंदू मान्यताओं के हिसाब से, जो पहला जीव यानी कि पहला इंसान जो धरती पे आया था वो मनु था। और मनुस्मृति, उन्होंने जो बातें बताई थी, उन्होंने जो लॉ दिए थे, तो वो मनुस्मृति थे। ये हिंदू लॉ बुक अगर इसको कहें तो गलत नहीं होगा, हिंदू लॉ बुक कहें, जो हिंदू जो रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से हिंदू जो लोग हैं उनको जो फॉलो करने वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मनुस्मृति में लिखे हुए हैं। और जो इस पे जो आदमी का विस्तार कैसे हुआ, इस धरती पे कैसे इंसान की उत्पत्ति हुई, तो वो सारी चीज़ें मनुस्मृति में लिखी हुई हैं। और ये सारी चीज़ें किस भाषा में लिखी हुई हैं? संस्कृत में। ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत में। संस्कृत इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स। 4 टाइगर रिजर्व दे रखे हैं हमारे पास, मानस, बंधवगढ़, कॉर्बेट और कान्हा। तो ये पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहाँ पे लॉन्च करी गई है? पिछले साल दिसंबर में लॉन्च करी गई थी। तो करंट अफेयर्स की वैरायटी देख रहे हो आप। पिछले हमने क्वेश्चन जो सेट देखा था उसमें अप्रैल और मई के ज्यादा क्वेश्चन थे, इस वाले सेट में थोड़े दिसंबर, जनवरी, फरवरी के क्वेश्चन ज्यादा है। दिसंबर का तो एक ही क्वेश्चन है, इसकी न्यूज थोड़ी फरवरी में भी आई थी, तो हो सकता है ये वहां से उठाया गया हो। जनवरी फरवरी के क्वेश्चन इसमें ज्यादा पुट करे गए हैं। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड, बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। वहां पे पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च करी गई थी। जो मानस जो वाइल्ड लाइफ टाइगर नेशनल पार्क है या फिर टाइगर रिजर्व जिसे कहा जा रहा है, वो कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है? असम में है।
कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट तो सबको पता है कि उत्तराखंड में है, यूनाइटेड किंगडम्स नहीं, उत्तराखंड में है। और कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में है। तो ये दोनों मध्य प्रदेश में है, कॉर्बेट उत्तराखंड में है, मनस कहाँ पे है? असम में है। यहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फर्स्ट हॉट एयर वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च करी गई। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ DRDO's बेस्ट साइंटिस्ट? अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हेमंत कुमार पांडे को बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड मिला। यहाँ पे हेमंत कुमार पांडे जी ने, जो कि इंडिया के बहुत ही यूं कहें कि उन्होंने जो अचीवमेंट की अपनी जो मेडिसिन फील्ड में हेमंत कुमार पांडे जी ने जो अचीवमेंट करी, उसके कारण DRDO का बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और हर्बल मेडिसिन थी, जितनी भी हम इन्होंने जो मेडिसिन पे जो काम करा, वो किस पे काम करा था? हर्बल मेडिसिन पे। और इनकी जो फेमस मेडिसिन थी लुकासिन के लिए कई बार अगर दूसरी वे में अगर इस क्वेश्चन को पुट करा जाए तो हेमंत कुमार पांडे को बेस्ट DRDO साइंटिस्ट का अवार्ड किस मेडिसिन के लिए मिला? तो वो किसके लिए मिला था? लुकासिन की मेडिसिन के लिए मिला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज करे गए थे? यहाँ पे अगर पूछा जाता कि फर्स्ट कहाँ ऑर्गेनाइज करे गए थे, और यहाँ पे अगर पूछा जाता कि फर्स्ट कब 2020 में, थर्ड कब 2022 में, थर्ड कहाँ ऑर्गेनाइज होंगे, तो तीनों का ही आंसर सेम रहता, गुलमर्ग में। ऑप्शन नंबर 4 गुलमर्ग में। सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे सेकंड खेलो इंडिया गेम्स में, तो सबसे ज्यादा टॉप पे सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? जम्मू एंड कश्मीर ने ही मेडल जीते थे। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीते। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर इनिशियली इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आपको ये याद हो गया कि भाई लैंग्वेजेस इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल में है? 8th शेड्यूल में है। तो एक बात तो यही याद हो गई हमें कि 8th शेड्यूल में है। दूसरी बात, इनिशियली कितनी लैंग्वेजेस थी? भारत की 14 लैंग्वेजेस थी, और एट प्रेजेंट कितनी लैंग्वेज है? 22। तो 3 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से याद हो गए कि कितनी लैंग्वेजेस हैं स्टार्टिंग में 14, एट प्रेजेंट कितनी है 22, और कौन से शेड्यूल में है? ये 8th शेड्यूल में है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3431 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट लैंग्वेज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन यानी कि भारत का जो राजभाषा है, संघ की जो राजभाषा यानी कि यूनियन की जो राजभाषा है, वो क्या है? वो है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, देवनागरी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हम याद कर लेते हैं हिंदी, बट यहाँ पे अगर हिंदी करा होता तो गलत होता, क्योंकि हिंदी स्पेसिफिकली देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था, अलॉन्ग विद इंग्लिश। इंग्लिश के साथ साथ कई जगह अगर इंग्लिश की यूटिलाइजेशन हो तो वो गलत नहीं होगा। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये नहीं कि जैसे हम इसको हिंदी लिख रहे हैं और ये भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाएगी, नहीं, देवनागरी हमारी जो हिंदी लिखी जाएगी वो देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। द रेट एट विच रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक। रिजर्व बैंक किसको लोन प्रोवाइड करता है? आम नागरिकों को लोन नहीं प्रोवाइड करता। आम नागरिक को लोन कौन प्रोवाइड करेगा? कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करेंगे। बट कमर्शियल बैंक को लोन कौन प्रोवाइड करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको किस रेट पे? उस रेट को क्या कहा जाता है? वो रेट होती है बैंक रेट। अगर यहाँ पे रेपो रेट भी लिखा होता, तो भी करेक्ट होता। एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है बैंक रेट और रेपो रेट में, उतना डीप में आपको जाना नहीं है, बट अगर बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही लिखा होता तो दोनों ही करेक्ट होते। तो बैंक रेट दोनों में से एक ही लिखा जाएगा, दोनों लिखे भी नहीं होंगे। और यहाँ पे अलग जो बाकी के ऑप्शन है उनकी बात करेंगे। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब RBI लोन लेता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि RBI को लोन लेना पड़े, किनसे? कमर्शियल बैंक से, तो उस टाइम पे क्या कहा जाता है कि रिवर्स रेपो रेट। सीधी सीधी बात है, रेपो रेट जब RBI लोन देता है कमर्शियल बैंक को, और रिवर्स यानी कि वापस कमर्शियल बैंक से RBI को लोन लेना पड़ता है। आसान भाषा में समझा रहा हूं आपको, इकोनॉमिक्स में डिटेल में नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में। जब रिजर्व बैंक को वापस पैसे चाहिए होते तो रिजर्व रेपो रेट हो जाता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट हो जाता है। बैंक लोन रेट क्या होता है आप लोगों को पता है? जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक हम जैसे लोगों को लोन देते हैं तो वो बैंक लोन रेट हो जाता है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है जब प्रॉफिट कमाती है कंपनी, जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें उस प्रॉफिट का जो डिवीजन होता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो कई बार आपने अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि इस कंपनी का इतना डिविडेंड आया, तो डिविडेंड वही होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो डिविडेंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स
दैट हैव सेम मास नंबर आर कॉल्ड। यहाँ पे हमारे पास आइसोटोप और आइसोबार। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स तो हमें पता है कि भाई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एटम्स होते हैं न्यूट्रॉन्स, तो ये तो वो है नहीं। आयंस क्या होते हैं, कई बार ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर कोई एटम, सिंगल एटम कोई चार्ज ले लेता है, कोई पॉजिटिव चार्ज ले लेता है या फिर नेगेटिव चार्ज ले लेता है, तो उसे हम आयंस कह देते हैं। तो ये वो बात भी नहीं है। आइसोटोप्स और आइसोबार्स में कंफ्यूजन हो सकता है। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। और आइसोबार क्या होता है, सेम मास नंबर, सेम मास नंबर। अगर आसान भाषा में याद करने की बात करें, सेम एटॉमिक नंबर की बात होगी तो आइसोटोप्स होगा, सेम मास नंबर की बात करेंगे तो आइसोबार होगा। तो हमसे बोला गया कि सेम मास नंबर, तो ऑप्शन नंबर 3 आइसोबार हमारा करेक्ट हो जाएगा। और न्यूट्रॉन और आयंस के बारे में मैंने बता ही दिया कि क्या चीज होती है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। एपिग्राफी इज नोन एज स्टडी ऑफ व्हाट, इंस्क्रिप्शन। अब आपको पता है कि पुराने जमाने में दीवारों पे, केव्स में जो लिखे जाते थे तो उसे इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है, स्तंभों पे लिखे जाते थे। तो इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी होती है उसका एक नाम होता है जिसे कहा जाता है एपिग्राफी। एपिग्राफर कौन होता है, जो इंस्क्रिप्शन की जो लिखी हुई चीज़ों को पढ़ता है उसे एपिग्राफर कहते हैं। ऐसे ही अगर मैप्स की बात करें, मैप्स की अगर बात करेंगे तो हमारे जो कार्टोग्राफी होती है, कार्टोग्राफी होती है, क्या मैप्स की क्या होती है, कार्टोग्राफी होती है। मैप्स की क्या होगी, कार्टोग्राफी, और इंस्क्रिप्शंस की होगी एपिग्राफी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा 15th क्वेश्चन का। आगे चलेंगे 16th क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज नोन टू फाउंडिंग सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी। आपको पता है कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी की आगरा डिस्ट्रिक्ट में एक फतेहपुर सीकरी जगह है जिसको अकबर ने बसाया था। किसने बसाया था, अकबर ने। ऑप्शन नंबर 3। और ये कब था, 1571 में, 1571 यानी कि 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, फाउंड करा था, जो कि आगरा में है, यूपी में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। एडमंड हिलेरी, वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, इज फ्रॉम विच कंट्री। आपको पता है कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, जो कि एक शेरपा थे, शेरपा कहाँ के, नेपाल के। तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी कौन सी कंट्री के थे, ये थे ऑप्शन नंबर 3 न्यूजीलैंड के। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और तेंजिंग नॉर्गे जो कि नेपाल के थे। ये दोनों पहले ऐसे व्यक्ति बने थे दुनिया में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा था। और माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कब करा था, 1953 में, मई 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाले एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे थे। ठीक है, तो ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। तो नेपाल के ही शेरपा जिन्होंने एडमंड हिलेरी का साथ दिया था इस क्लाइम में, उन दोनों ने ही इसको पहली बार क्लाइम करा था। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। इन व्हाट ईयर वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करी गई थी अप्रैल 1935 में। अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ये इस्टेब्लिश करी गई थी। आरबीआई 1934 का जो एक्ट था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, उसके तहत 1935 में आरबीआई को इस्टेब्लिश करा गया था भारत में, कलकत्ता में उस टाइम पे इसे इस्टेब्लिश करा गया था, जो कि आज के टाइम पे दिल्ली में है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल बिकम द यंगेस्ट पर्सन इन इंडिया टू ऑक्यूपाई द पोस्ट ऑफ मेयर एनीवेयर इन कंट्री। जो आर्य राजेंद्रन है, आर्य राजेंद्रन मात्र 21 साल के पहले ऐसे मेयर बने हैं, मात्र 21 साल के पहले ऐसे मेयर बने हैं जो कि इंडिया में सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं। और इन्होंने तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में जो मेयर है, वहां की जो सिटी के मेयर बने हैं वो कौन है, आर्य राजेंद्रन, 21 साल की। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी हमारा जैन और फेब के बीच में जो इवेंट हुए थे उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, हु इज द राइटर ऑफ बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड्स। मनोहर पारिकर जो कि पहले हमारे क्या रह चुके हैं, गोवा के मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं और मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके ऊपर उनका निधन हुआ था, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उनके निधन के बाद उनके ऊपर एक बुक लिखी गई, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। उसका उनके लेखक कौन थे, वो थे वामन
सुभा प्रभु, सीनियर जर्नलिस्ट वामन सुभा प्रभु की गहरी मित्रता थी मनोहर पारिकर के साथ। तो उनके साथ बिताए हुए जो भी क्षण थे, जो भी दुनिया को नहीं पता थे, ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज थे, वो सारी चीजें वामन सुभा प्रभु ने लिखी थी। और यहाँ पे जो प्रमोद सावंत है, प्रमोद सावंत कौन है? प्रमोद सावंत एट प्रेजेंट सीएम है, कहाँ के? गोवा के। उन्होंने इस बुक का विमोचन किया था, उन्होंने इस बुक को लॉन्च करा था। तो कभी पूछ भी लिया जाता है कि किसने लॉन्च करा, तो लॉन्च किसने करा? प्रमोद सावंत ने करा। और लिखा किसने? राइटर कौन है? वामन सुभा प्रभु। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में कर चुके हैं और बहुत ही बार आप लोगों को बताया भी था कि जो ऑथर्स एंड बुक्स के कॉलम में आपके जो स्पेशल आपको पीडीएफ तैयार करवाई थी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आए थे। और आगे आने वाले भी ऐसे ही बहुत सारे सेशन आएंगे जिसमें हम रीजनिंग के, मैथ्स के और जीके के, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश के, यानी कि 5 सब्जेक्ट के ऐसे ही सेशन लेके आते रहेंगे। तो आप लोगों का टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को अगर तैयारी करनी है, अगले 25 दिन लगातार 25 टेस्ट देने हैं, आधे घंटे के क्विक रिवीजन टेस्ट होते हैं, तो इससे जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोगों को पता चल जाए हमारी वेबसाइट पे जाके टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करने हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद।